नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रवि पी तिवारी ऑफिशियल पर। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से ही आप मेरे साथ भूगोल की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। आइएगा आगे बढ़ता हूं, अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वो चैप्टर है हमारा देश भारत, यानी भारत देश के बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दी गई है कक्षा 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में, है ना। आइएगा समझने का प्रयास करते। भारत देश की मैं बात कर रहा हूं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। अगर हम कोई भी मानचित्र, जब भी मानचित्र ले, जैसे मैं कहूं ये आउटलाइन मैप है, ये आउटलाइन मैप है और मानचित्र वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ऊपर वाली दिशा हमेशा उत्तर होती है। तो कहा जा रहा है कि भारत जो है वो उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ पर उत्तर में ऊंचे पर्वत हैं और यहाँ पर जो ऊंचे पर्वत है इनका नाम हिमालय है। इसके पूरब में याद रखना है, भारत देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और भारत के पश्चिम में क्या है, तो आप कहेंगे सर भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। भारत के पश्चिमी भाग में क्या है, तो भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर है। और दक्षिण में एकमात्र महासागर है, एकमात्र महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर। इसकी भी बात हो चुकी है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल वाले चैप्टर में, है ना। तो भारत के पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद सागर और उत्तर में महान हिमालय पर्वत शिखर है। कौन है, महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। आइएगा किताब क्या कहती है, किताब को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। अगर मैं कहूं भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि हिंद महासागर के उत्तर में क्या है, भारत है, ठीक है। भारत प्रायद्वीप, भारतीय सॉरी हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं पेनिनसुला। एक ऐसा स्थलखंड, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा, एक ऐसा स्थलखंड जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन ओर क्या हो, जिसके तीन ओर जल हो। जमीन का एक ऐसा स्थलखंड, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन ओर क्या हो, पानी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत प्रायद्वीप का उदाहरण है, क्योंकि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियन है, अर्थात हिंद महासागर है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, आगे क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरा कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं या आप में से कोई अगर जानता हो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना 32,87,200, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3233 किलोमीटर है। 3200, यहां पर लगभग 3200 लिखा है, सही आंकड़ा 3233 है। जैसे ये आउटलाइन मानचित्र है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर भारत की कुल लंबाई देखी जाए तो एनसीईआरटी में 3200 किलोमीटर दे रखी है। सही किताबों में 3233 किलोमीटर लिखा मिलता है। और पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई है यह 2933 किलोमीटर है। कितनी है, 2933 किलोमीटर है। चलिएगा यहां पर क्या कहा जा रहा है देखिएगा, तो उत्तर से कश्मीर, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार लगभग कितना है, 2900 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2900। लेकिन अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो किताबों में 2933 दे रखा है और यहाँ पर 3233 दे रखा है, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मैं एनसीईआरटी वाला ही आंकड़ा लिख दे रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम एनसीईआरटी वाला ही आंकड़ा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का विस्तार हो गया। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, चलिए पहले हम एक बार इनको समझ लेते हैं कि जितने स्थल रूप इसमें दिए गए हैं आखिर वो भारत में है कहाँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं उत्तर, तो भारत के उत्तरी भाग में महान हिमालय पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो उत्तरी भाग यहां पर क्या है, तो उत्तरी भाग में महान
हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। हालांकि केवल यहीं पर पर्वत नहीं, बीच बीचों में भी है, लेकिन अभी हम यहीं बना रहे। पश्चिमी भाग जो है, भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विस्तार है। भारत का जो पश्चिमी भाग है, याद रखना कि भारत के पश्चिमी भाग में किसका विस्तार है? भारत का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिम भाग में क्या है? पश्चिम भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। मध्यवर्ती वाला भाग है, ये गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित एक क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है पूरा। तो यहां पर मैं मैदान लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं? ये वाला क्षेत्र मैदान है। पंजाब के मैदान से लेकर ये कहां तक मैदानी क्षेत्र फैला है? असम तक का मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर भारत के इस वाले भाग में एक त्रिभुजाकार आकृति है, और इस त्रिभुजाकार आकृति में यहाँ पर किसका विस्तार है? तो त्रिभुजाकार आकृति में यहाँ पर पठार पाए जाते हैं। त्रिभुजाकार आकृति में यहाँ पर क्या है? ये भारत का विशाल पठारी क्षेत्र है। हालांकि पठारों का कुछ विस्तार यहाँ पर भी है और कुछ मैदानों का विस्तार भी है। उसके बाद जो ये वाला भाग बच जाता है, ये वाला भाग तटीय मैदान है, साथ ही साथ घाट भी है और तटीय मैदान। तो इस वाले भाग में क्या है? भारत के तटीय मैदान है। क्या हो गए? तो ये वाले भाग हो जाते हैं तटीय मैदान। और यहाँ पर याद रखना है, कई सारे द्वीप समूह हैं। जमीन का ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। यहाँ पर एक द्वीप समूह है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अंडमान निकोबार। हालांकि ये अंडमान निकोबार मैंने लिख दिया है, लेकिन ये क्या है? ये द्वीप है। तो भारत में कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाट है, द्वीप है ना, तटीय मैदान है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि महामरुस्थल है, उत्तर का मैदान है, आसमान पठारी सतह है, तटीय भाग है, द्वीप समूह है। इन सभी की भिन्नता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी भिन्नता है। कहा जाता है भारत अनेकता में एकता वाला देश है। घाट घाट पर भाषा बदले, घाट घाट पर बदले पानी, है ना, यही तो भारत देश है। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग प्रकार की बोलियां, भाषाएं, खान पान, रहना, है ना, उनका रहन सहन, सब कुछ आपको क्या मिलेगा? भिन्न भिन्न प्रकार का मिल जाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, है ना, इसलिए कहा जाता है भारत अनेकता में एकता वाला देश है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण कि हम एक राष्ट्र में बने हैं। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन वर्ष 2025 के अनुसार हम चीन से भी आगे हो चुके हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हम चीन से भी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे क्या कहानी है सुनिएगा। चलिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको कैसे पता सर उत्तरी गोलार्ध में है? तो ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे मालूम सर? तो देखिएगा, मैं बताता हूं कैसे मालूम सर कि भारत उत्तरी गोलार्ध में। देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। और ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा है? ये विषुवत रेखा। इसी रेखा को चाहे तो आप विषुवत रेखा कहिएगा, या इसी रेखा को आप भूमध्य रेखा कहिएगा। इसी को आप क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहिएगा, या इसी को क्या नाम दे दीजिएगा? या इसी को नाम दे दीजिए भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश इसका मान होता है। इसका ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, इसका ऊपरी वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला भाग क्या है? तो नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग क्या है? नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर एक रेखा है। इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम कर्क है, और यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम आप सभी जानते हैं कि सर इस रेखा का नाम मकर रेखा है। मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं। मकर रेखा है। मकर रेखा का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर मकर रेखा का मान है 23.5 डिग्री एस। मकर रेखा का मान है 23.5 डिग्री एस। और कर्क रेखा का मान कितना है? कर्क रेखा, तो आप कहेंगे सर कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री एन।
23.5 डिग्री एन कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री एस कौन सी रेखा है, तो 23.5 डिग्री एस मकर रेखा है। ठीक है, अब देखिएगा भारत, हम सभी जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अगर भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है और कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री एन, अर्थात कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, इस आधार पर हम कहते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत का समय लंदन के समय से कहां है, आगे। और मैंने आपको पढ़ा रखा है ऐसे देश जिनका समय लंदन के समय से आगे होगा वह पूर्वी गोलार्ध में है। तो अगर एग्जामिनर या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि ग्लोब यानी पृथ्वी का छोटा रूप ग्लोब है, यदि कोई पूछे ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्व है। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व है। अक्षांश के आधार पर उत्तर में और देशांतर के आधार पर पूर्व में, है ना। तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है और देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है, आइएगा आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की अगर मैं बात करूं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे गुरुजी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं, तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। इसी ट्रिक से आप याद रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये कौन सी रेखा हो जाती है, ये आपकी जो रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, बिहार पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को याद रखने की ट्रिक याद रखिएगा, कर्क रेखा कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे सर मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा, ट्रिक हो जाएगी मित्र पर गमछा झार। तो मी का मतलब यहां पर मिजोरम है, मी का अर्थ यहां पर क्या है, तो आप कहोगे मी का अर्थ यहां पर मिजोरम है। तिर का मतलब यहां पर त्रिपुरा है, तिर का मतलब यहां पर क्या है, त्रिपुरा है। पा का मतलब यहां पर पश्चिम बंगाल है, पा का मतलब क्या हो गया, पा का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। रा का मतलब क्या हो गया, रा का मतलब हो गया राजस्थान, रा का मतलब है राजस्थान। गा का मतलब क्या है, गा का मतलब है गुजरात, गा का मतलब गुजरात है। मां का अर्थ क्या है, मां का अर्थ है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छा का अर्थ क्या है, छत्तीसगढ़, छा का अर्थ क्या है, तो छत्तीसगढ़ है। और झार का अर्थ क्या है, तो झार का अर्थ है झारखंड, झार का अर्थ क्या है, तो झार का अर्थ है झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, साथ ही साथ ये भारत है तो भारत का कुछ ना कुछ अक्षांशीय विस्तार होगा, फैलाव। तो भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट एन। एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 मिनट एन से लेकर भारत का विस्तार कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट एन तक है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश के साथ साथ एक देशांतरीय विस्तार भी होता है जो यहां से प्रारंभ होगा। देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर कहां तक है, तो आप कहेंगे 97 डिग्री, आप कहोगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये भारत का देशांतरीय विस्तार। तो एक अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश के आधार भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट एन से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट एन तक। देशांतर के आधार भारत पूर्वी गोलार्ध में है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार। अब आइएगा ये क्या कह रहा है, चलिए उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट ऊ का मतलब उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पू का मतलब पश्चिम तथा 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम देशांतरों के बीच है। यही मैंने यहाँ पर बताया है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। और अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट एन से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट एन तक। ये भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हो गया। अगर हम विश्व को पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, आप बता देना सर। अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री का अंतर है। कैसे मालूम सर, 29 डिग्री का अंतर है, अरे भाई इन दोनों को देशांतरीय विस्तार, इन दोनों को आप माइनस करिएगा। तो अंतर कैसे निकालते हैं, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं,
97 डिग्री में से अगर आप 68 डिग्री को माइनस करेंगे, मैंने पूरा नंबर ले लिया है, हालांकि यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है, तो मैंने बड़े बड़े डिजिट ले लिए 97 और 68। तो 97 में से अगर आप बेटा जी 68 को माइनस करेंगे तो भारत का देशांतरी विस्तार 29 डिग्री है। अच्छा चलिए, इसके अलावा थोड़ा हम अलग से भी कुछ कर लेते हैं। देशांतरीय विस्तार तो 29 डिग्री है, अक्षांशीय विस्तार कितना, अरे इसको भी माइनस कर लो ना। 37 में से हम किसको माइनस कर दें, समझना 37 कहां ए है और कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 को अगर माइनस करें तो ए भी 29 डिग्री ही आ रहा है। गौर से देखो, तो भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में लगभग दोनों में लगभग 29 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है, 29 डिग्री का अंतर है लगभग। अक्षांशीय विस्तार भी 29 डिग्री का अंतर दर्शाता है। सामने लिखा है आपकी 97 में, सॉरी 37 यानी 37 में से अगर 8 माइनस करोगे तो बेटा 29 आएगा ना, और यहां भी 97 में से अगर 68 को आप माइनस करोगे तब भी 29 आएगा। तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 29 डिग्री का अंतर पाया जाता है, याद रखना। चलिए आगे क्या कह रहा है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं आपको। आगे क्या कह रहा है देखिएगा, आगे क्या कह रहा है। तो देशांतरी विस्तार में लगभग 29 डिग्री के अंतर पाए जाने के कारण ही दो छोर पर स्थित स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। आपने इसके पहले भी अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय मान कितना होता है, 4 मिनट। अब मेरी बात समझना, इन दोनों के भारत के देशांतरीय विस्तार के मध्य में कितने डिग्री का अंतर है, 29 डिग्री का। और ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में बेटा जी कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो बताइएगा 29 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो आप कहोगे 29 गुणा 4 मिनट। और बेटा जी 29 गुणा 4 अगर आप करेंगे तो ये 116 मिनट आ जाएगा। 116 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा 56 मिनट। कितना हो जाएगा, 1 घंटा। तो भारत के 97 डिग्री और 68 डिग्री के मध्य, यानी 97 डिग्री कहां से होकर गुजर रही है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर, और 68 डिग्री कहां से गुजर रही है, भारत के सबसे पश्चिमी छोर, गुजरात। तो अरुणाचल और गुजरात के समय में कितने घंटे का अंतर है, लगभग 1 घंटा 56 मिनट। अगर 4 मिनट और होते तो 120 मिनट हो जाते। तो आपने पढ़ा भी होगा और आप इस बात को जानते भी होंगे कि भारत के पूर्वी छोर यानी अरुणाचल और पश्चिमी छोर यानी गुजरात के मध्य में 2 घंटे का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, 2। कैसे पाया जाता है मैंने बता दिया निकाल कर आपको, ठीक है। किसका समय आगे होगा, 97 का। भाई ज्यादा बड़ी संख्या है ना, 97 गुणा 4 करिए कितना मिनट आ रहा है, और 68 गुणा 4 करेंगे तो जाहिर सी बात है जिसका मान बढ़ा वहां पर समय पहले। तो सूर्योदय की घटना कहां पहले होगी, अरुणाचल में, और बाद में कहां होगी, गुजरात में। और हमने ये आपको पढ़ाया है पहले भी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अगर यहाँ पर सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो वहां पर 7 बजे होगा, 2 घंटे बाद होगा वहां, है ना। जहां पर, और याद रखना मैं कई बार ऑफलाइन पढ़ाता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि बताइएगा सूर्योदय सबसे पहले कहां हुआ, तो कहते हैं सर अरुणाचल में। और मैं पूछता हूं सूर्यास्त, तो सोचते हैं उल्टा हो जाएगा, गुजरात बता देते हैं। अरे नहीं भाई, जहां पर सूर्योदय पहले होगा वहां पर सूर्यास्त भी पहले होगा, जहां पर सूर्योदय पहले होगा वहां पर सूर्यास्त भी पहले होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों की घटनाएं कहां घटित होंगी, पहले अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे क्या है देखिएगा। 1 डिग्री के देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटे आगे है किसके, गुजरात के समय से। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है ना। इसे अमोत्तर पर भारत का मानक या अमोत्तर भी कहते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, कोई अगर आपसे ये पूछे तो आप इसके लिए क्या आंसर कहेंगे, 82.5 डिग्री को ही भारत की मानक रेखा क्यों माना गया, क्यों माना गया, आइएगा। शायद आपने पढ़ा होगा मुझसे ही और हो सकता है ना भी पढ़ा हो। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, आप कहोगे सर यही है 97 डिग्री से लेकर 68 डिग्री तक है भारत का देशांतरीय विस्तार। बेटा जी मैं अगर आपसे पूछूं 2 और 4 के बीच में कितनी संख्या आएगी, आप कहोगे 3।
अगर मैं पूछूं 11 और 13 के बीच में कितना आएगा, आपने कहा 12। कैसे? आप इन दोनों को जोड़िएगा, 2 और 4 6 हो गए, और 2 का भाग दीजिएगा तो 3 आ गया। 11 और 13 को जोड़िएगा 24 हो गया, 24 में 2 का भाग दीजिएगा 12। ये माध्य है। तो भारत की मानक रेखा यानी माध्य रेखा अगर हमें निकालनी हो तो गुरुजी हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, जो भारत का देशांतरी विस्तार है 97 और 68, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। इन दोनों को जब आपस में जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो ये 165 हो जाएगा, और 2 का भाग दीजिएगा तो ये 82.5 आ जाएगा। यही भारत की मानक रेखा है। यानी भारत की जो मानक रेखा है, भारत की जो मानक रेखा है, याद रखना, यानी भारत की जो मानक रेखा है वो इस रेखा 97 डिग्री और 68 डिग्री का माध्य है। मतलब इन दोनों रेखाओं का वो क्या है? बीच है। और वो रेखा यहां पर हो जाएगी, वो रेखा यहां पर हो जाएगी। यही भारत की मानक रेखा है। और इस मानक रेखा का मान कितना है? तो इस मानक रेखा का मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इन दोनों का माध्य यहां से यहां तक का जितना अंतर होगा वहीं से यहां तक का होगा। समझना, 5 राज्यों से होकर गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5। तो मैंने कहा कि इन 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, यू मोका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर भारत की मानक रेखा गुजरेगी। तो इन जहां जहां से भारत की मानक रेखा गुजरेगी वहां पर समय एक समान होगा, है ना? आप समझिएगा, अगर मैं आपसे बेटा जी ये कह रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य में 2 घंटे का अंतर है, तो जाहिर सी बात है यहां और यहां के मध्य में 1 घंटे का अंतर होगा, और यहां से यहां के मध्य में भी कितने घंटे का अंतर होगा? 1। हम यहां से आपको पढ़ा रहे हैं, यहां पर प्रयागराज है, और अगर मैं कहता हूं कि प्रयागराज में वर्तमान में मान लीजिएगा 11 बजे हैं, 11 बजे हैं, तो यहां पर कितना बजेगा? तो आप कहोगे यहां से यहां का समय घंटे आगे है गुरुजी, यहां पर 12 बज रहा होगा। और यहां पर कितना बज रहा होगा? यहां से यहां का समय 1 घंटे पीछे, अगर यहां 11 बज रहे हैं तो यहां पर 10, और इन दोनों के मध्य में देखिएगा कितने घंटे का अंतर हो गया? 2। तो मानक रेखा यहां से यहां तक 1 घंटे का अंतर है, और यहां से यहां तक 1 घंटे का अंतर है। तो मानक मतलब माध्य, मानक मतलब क्या? मानक, मैंने कहा आपसे 2 और 4 के बीच में कितनी संख्या आएगी? आपने कहा 3। 2 और 3 के मध्य में 1 का अंतर, और 3 और 4 के मध्य में 1 का अंतर, तभी तो माध्य है। समझ गए? तो मैं कह रहा हूं गुजरात और अरुणाचल के प्रदेश के समय में अगर 2 घंटे का अंतर है, तो यह बात भी जाहिर है कि यहां से मानक रेखा तक 1 घंटे का अंतर, और मानक रेखा से गुजरात तक 1 घंटे का अंतर। बस याद रखना है, यहां का समय, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर 1 बज रहा है, तो अंदर 12 बज रहा होगा, और यहां पर कितना बज रहा होगा? यहां पर 11। देखो 11 और 1 के मध्य में कुल कितने घंटे का अंतर? आप कहेंगे गुरुजी 2 घंटे का अंतर। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ रहा हूं। तो 82.5 को भारत की मानक रेखा क्यों माना गया? क्योंकि यह भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों का बीच है, माध्य है, इसलिए इसको मानक रेखा या माध्य रेखा कहा जाता है, या इसी को भारत का प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है, या प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यू मोका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए इसके बाद, हाँ इसके बाद यहां क्या कह रहा है? भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी किसे कहते हैं? भारत के पड़ोसी, पड़ोसी उसे कहते हैं जिससे हमारी सीमाएं साझा हो। पड़ोसी हम उसे कहते हैं जिससे हमारी सीमाएं साझा हो। तो भारत के 2 प्रकार के पड़ोसी देश हैं। एक तो स्थलीय पड़ोसी देश है, एक तो कौन से हैं? स्थलीय पड़ोसी देश हैं, याद रखना। कौन से हैं? स्थलीय पड़ोसी देश। स्थलीय पड़ोसी देश कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, यहां से अफगानिस्तान है, यहां पर चीन, यहां पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं, जलीय पड़ोसी देश। भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश भी हैं, जलीय पड़ोसी देश कितने हैं? 2 जलीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है। 2 जलीय पड़ोसी देशों में एक श्रीलंका है, और एक कौन सा है? एक मालदीव है। एक श्रीलंका है और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम मालदीव। ये 2 क्या है? तो ये 2 आपके हमारे देश के, भारत देश के पड़ोसी, जलीय पड़ोसी देश है, ठीक है। अब यहां तो इसके बारे में और कुछ दिया गया है, चलिए यहां पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं
यहां से एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन बनाता है। मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, इनको आप समझने का बेटा जी प्रयास करना। भारत के पड़ोसी देश, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो 7 तो स्थलीय पड़ोसी देश है। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, ठीक है, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। इन ये जो 7 पड़ोसी देश हैं, स्थलीय पड़ोसी देश, इन 7 पड़ोसी देशों में कोई ना कोई एक ऐसा देश होगा जिससे भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही होगी, और एक ऐसा होगा जिससे भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही होगी। तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जिस देश के साथ लगती है उसका नाम बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश बांग्लादेश सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत, यहां से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। और सबसे छोटी पूछी जाए अफगानिस्तान, सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी भारत की जो सीमा बनेगी वो अफगानिस्तान से बनती, मात्र 108, कहीं कहीं पर 107 किलोमीटर लिखा मिलता है। ठीक है, अब अगर ये 7 भारत के पड़ोसी देश हैं तो जाहिर सी बात है भारत के राज्य इन पड़ोसी देशों को स्पर्श भी कर रहे होंगे। तो कौन सा राज्य किस देश को स्पर्श करता है, इस यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैं आपको कराने चल रहा हूं। तो सबसे पहले बात आती है पाकिस्तान की, सबसे पहले बात आती है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान मैं लिख लेता हूं तो जल्दी से हो जाएगा। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। अब कौन कौन से राज्य इन देशों को स्पर्श करते हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करता हूं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान से गुजरात सीमा बनाता है, राजस्थान सीमा बनाता है, पंजाब सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है और लद्दाख बनाता है। मैं शॉर्ट में नाम लिखूंगा, गुजरात बनाता है, राजस्थान सीमा बनाता है, पंजाब सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है और कौन बनाता है, और लद्दाख सीमा बनाता है। कौन बनाएगा? लद्दाख। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान से केवल केवल कौन सीमा बनाता है? अफगानिस्तान से केवल केवल लद्दाख सीमा बनाता है। चीन की अगर मैं बात करूं, चीन से कौन कौन से देश या भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं? चीन, तो यहां पर ले लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। आपने कई बार सुना होगा चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और कौन है? और आपका अरुणाचल प्रदेश है। और कौन है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है। आगे बात करता हूं नेपाल। नेपाल से कौन कौन सीमा बनाएगा? तो नेपाल से उत्तराखंड की सीमा बनती है, उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है, बिहार की सीमा बनती है, सिक्किम बनाता है सीमा, और यहां से नीचे से कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। नीचे से कौन बनाएगा? नीचे से बनाएगा पश्चिम बंगाल। तो नेपाल से सीमा कौन बनाएगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। भूटान, अगर मैं भूटान की बात करूं, भूटान, भूटान से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाएंगे? भूटान, तो भूटान से सीमा बनाएगा कौन? सिक्किम। भूटान से सीमा कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल। और कौन बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और कौन बनाएगा? असम। 4 राज्य बनाते हैं। ठीक है, तो असम बनाता है, असम, सिक्किम, एस के मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा था? पश्चिम बंगाल। और कौन सा? पश्चिम बंगाल। आगे बात होती है म्यांमार की। म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमाएं बनाते हैं, यहां से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना। चलिए, तो यहां पर लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और कौन सा है? मणिपुर, और कौन सा है? मिजोरम। मणिपुर, और मणिपुर के साथ साथ कौन है? मिजोरम। बचता है कौन? बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। बांग्लादेश से कौन बनाएगा? ऊपर इस साइड से मेघालय, इस साइड से असम, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मिजोरम, त्रिपुरा और त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, क्या हो गया? मेघालय। मेघालय के बाद कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया, मिजोरम के साथ साथ त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। और एक कौन सा? असम। एक कौन सा? असम। तो ये वो भारतीय राज्य हैं जो किसी दूसरे देश के साथ सीमाएं बना रहे हैं। अगर आप गौर से देखिएगा तो इन भारतीय राज्यों में 2 केंद्र शासित राज्य भी हैं जो किसी दूसरे देश के साथ सीमाएं बनाते हैं। जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान से सीमा बनाता है, जबकि आप अगर गौर से देखिएगा तो लद्दाख 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन से? एक आपका अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान और एक चाइना। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि जब इतना समझे ही है कि सर काउंटिंग करके और बता दिए कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, ये दोनों केंद्र शासित राज्य। हिमाचल 4, उत्तराखंड 5, सिक्किम 6, अरुणाचल प्रदेश 7। उत्तराखंड की काउंटिंग हम कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम की काउंटिंग कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल। काउंटिंग कर लीजिएगा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर लिख देते हैं कंफ्यूज ना हो। असम 11, सिक्किम की काउंटिंग हो चुकी है, अरुणाचल प्रदेश काउंटिंग हो चुकी है, पश्चिम बंगाल की हो चुकी है, अरुणाचल प्रदेश काउंटिंग हो चुकी है, नागालैंड 12, मणिपुर 13, मिजोरम 14। यहां लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। पश्चिम बंगाल काउंटिंग हो चुकी, मेघालय 15 नंबर, मिजोरम की काउंटिंग हो चुकी है, असम की भी काउंटिंग हो चुकी है, एक बचा त्रिपुरा। वर्तमान में भारत के 16 राज्य, वर्तमान में 16 राज्य हैं और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित राज्य हैं, लद्दाख और लद्दाख के साथ साथ कौन? लद्दाख और लद्दाख के साथ साथ याद रखिए जम्मू कश्मीर। 16 राज्य 2 केंद्र शासित राज्य, 16 राज्य 2 केंद्र शासित राज्य क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य हैं वर्तमान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखो मैं एक तरीका आपको और बता रहा हूं, एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं, देखिएगा। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, ठीक है, पंजाब, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित राज्य छोड़ दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश 7, उत्तराखंड 8, उत्तर प्रदेश 9, बिहार 10, सिक्किम 11, अरुणाचल प्रदेश 12, नागालैंड 13, मणिपुर 14, मिजोरम 15, त्रिपुरा 16, मेघालय गलत होगी काउंटिंग कहीं पर, मैं दोबारा से गिन देता हूं, असम है ना, और पश्चिम बंगाल। मैं दोबारा से एक बार काउंटिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही वो 16 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। और इन 16 राज्यों में गौर से देखिएगा, इन 16 राज्यों में ए वाले 8 राज्य जो हैं, इन 16 राज्यों में ए 8 राज्य हैं, इनको हम कहते हैं क्या? ए 8 राज्यों को हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य, या इन 8 राज्यों को हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। ये 8 राज्य कौन से हैं? ये 8 राज्य सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 8 राज्य हैं, इनको हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। तो याद रखना पूर्वोत्तर के सभी राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, याद रखना, बड़ा तगड़ा कंसेप्ट है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य, पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, 8 राज्य कौन है पूर्वोत्तर में? 8, सिक्किम, मेघालय, एमई मतलब मेघालय है, ठीक है, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों के 8 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ये आठों राज्य क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो कुल कितने राज्य हैं, 16 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2 केंद्र शासित राज्य हैं, जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान से सीमा बनाएगा, लेकिन लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तीनों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश हमारा राज्य केवल नेपाल के साथ सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से, और सबसे छोटी सीमा किससे, सबसे छोटी सीमा बनती है अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा को हम डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा को हम रेड क्लिफ कहते हैं। भारत और चाइना के मध्य की सीमा को हम मैकमोहन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा को हम क्या कहते हैं, जीरो रेखा या शून्य रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। तो ये जो मैं आपको बता रहा था किसके बारे में, भारत के पड़ोसी। अब भारत के दो जलीय पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य में याद रखना पाल के जल डमरू मध्य है, पाल के जल संधि है। किसके मध्य में, भारत और श्रीलंका के मध्य में है पाल के जल संधि। आइएगा आगे बढ़ रहा हूं। अब राजनैतिक एवं प्रशासनिक विभाजन है। यह एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को, ये पुरानी पीडीएफ है। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 क्या है, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ये पुरानी पीडीएफ है, पुरानी किताब है, तो इसमें 29 राज्य हम 7 केंद्र शासित राज्य लिखे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। ये भारत का एक प्रादेशिक विभाजन दिया गया है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर अरावली पर्वत श्रेणी है, यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा है, यहाँ पर एक पश्चिमी घाट है जो कि भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, यहाँ पर एक टूटी हुई श्रृंखला के रूप में कौन है, ये पूर्वी घाट है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हिमालय। ये वाला भाग पर्वतीय क्षेत्र है जो हरे हरे रंग से दिखाई दे रहा है, प्रतीक चिन्ह रूढ़ चिन्ह आपको पढ़ाए थे ना, है ना। तो ये हरे रंग से जो दिखाई दे रहा है वो मैदान है, जो पीला रंग से दिखाई दे रहा है ये पठारी क्षेत्र है। ये क्या है, पठारी क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, चलिए। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। 4 राज्यों के अधिकांश स्तर आपसे पूछे जाते हैं कि इनका निर्माण कब हुआ। उत्तराखंड का गठन, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब, 2000 में, वर्ष 2000 में नवंबर में, 1 नवंबर 9 नवंबर और 1 नवंबर 9 नवंबर और 15 नवंबर को। ठीक है, साथ ही साथ 2 जून 2014 को भारत का 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य को पृथक करके, और शायद आपको ये जानकारी होगी कि आंध्र प्रदेश ही भारत का पहला भाषाई राज्य है जिसका निर्माण भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो लिखा है भारत में राज्यों का निर्माण सामान्यतः मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर, भाषा, और भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था, वो कौन था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। भौतिक विभाजन देख लीजिएगा। भौतिक विभाजन, तो कौन मुझे बताएगा कमेंट करके, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, भौतिक या प्राकृतिक या उच्चावच मानचित्र। चैप्टर 4 मानचित्र में मैं पढ़ाया था। ऐसे मानचित्र जिसमें प्राकृतिक चीजों को दर्शाया जाए। प्राकृतिक चीजें कौन है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, घाटी है, ग्लेशियर है। इनको जिस मानचित्र में दर्शाया जाता है उसे हम प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं, या भौतिक मानचित्र कहते हैं, इंग्लिश में फिजिकल मैप कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूं। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी पहरेदार का कार्य करता है। ये यूरेशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। और आगे पढ़ेंगे हम जलवायु में कि जब बंगाल की खाड़ी का मानसून जाता है तो हिमालय पर्वत से ही टकराकर वो वर्षा करती है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, तो हिमालय बर्फ से घिरा है इसलिए इसका नाम है हिमालय। हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है
जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। मैं सब बता रहा हूँ। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइएगा जो मध्य हिमालय पर स्थित हो। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। आइएगा एक मानचित्र में पहले मैं इन सभी को दर्शा देता हूं। हालांकि इसमें जो ऊपर बना है ये आपका महान हिमालय है, फिर उसके बाद मध्य हिमालय है और उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय है। मैं एक बढ़िया से मानचित्र में इनको बना देता हूं। 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। इस मानचित्र को मैं कॉपी कर लूं और देखता हूं ये कॉपी होके आता है कि नहीं आता है। चल, हो गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले चलता हूं और इसी में बनाता हूं। देखिए, कह रहा है कि उत्तर में हिमालय पर्वत है। ठीक है, उत्तर में हिमालय है और इसको 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया। हालांकि हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय भी है इसके अंतर्गत, लेकिन वो माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही उसकी उत्पत्ति हुई। तो यह बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं। बृहद हिमालय, महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय है। बृहद हिमालय के बाद कौन है? मध्य हिमालय है। इसे हम निम्न हिमालय भी कहते हैं। और उसके बाद एक हिमालय और है जिसका नाम क्या है? शिवालिक। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला जो है, ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला क्या कहलाती है? शिवालिक हिमालय कहलाती है। यही लिखा है, देखिएगा, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है और नीचे वाली दिशा दक्षिण। तो हिमालय के दक्षिण में ये जो पूरा क्षेत्र है, हिमालय के दक्षिण में पूरा क्षेत्र जो है, हरे रंग से जो मैं बना रहा हूं, हिमालय के दक्षिण का, हिमालय के दक्षिण में जो ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या है? तो हिमालय के दक्षिण में ये पूरा क्षेत्र मैदान है। ये पूरा क्षेत्र मैदान, ठीक है। यहाँ पर गंगा एवं उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। तो हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, समतल और सपाट होते हैं मैदान। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने। याद रखना, उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत 3 मैदान आते हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र जहां पर पंजाब है, गंगा का मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र यानी पूर्व उत्तर में असम का क्षेत्र। ठीक है, तो ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप। पिछले अध्याय में पढ़ाया हूं कि नदियां अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में ढलान मंद हो जाता है। पानी बहकर वो अपने साथ अवसादों को बहाकर नहीं ले जा पाती हैं, इसलिए वहां पर अवसादों का वो क्या कर देती है? निक्षेपण कर देती है। जलोढ़ निक्षेपों से बनी। ठीक है, तो मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा हुआ है। निक्षेप जहां पर नदियां अपने अवसादों को क्या कर देती हैं? एकत्रित कर देती हैं। नदियों के एक मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। पिछले अध्याय में भी ये बात हो चुकी है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। भारत का जो पश्चिमी भाग है, ये भारत के पश्चिमी भाग में कहा जा रहा है कि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल किसे कहते हैं? मरु का मतलब होता है मरा हुआ, स्थल का मतलब है स्थान। वह क्षेत्र जो मर गया हो। कोई भी क्षेत्र कब मर जाता है? बारिश ना होने के कारण। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, यदि किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है और वर्षा ना होने के कारण यदि फसलों का उत्पादन ना हो, तो ऐसे क्षेत्र को मरा हुआ स्थान अर्थात मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, चल, तो भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है। भारतीय महामरुस्थल का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात तक है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है वो भारतीय महामरुस्थल का राजस्थान राज्य में। यह गर्म या शुष्क, शुष्क मतलब जहां पर वर्षा ना हो, गर्म जहां पर टेम्परेचर अधिक, एवं रेतीला है। तो थार मरुस्थल रेतीला है। थार मरुस्थल, भारत के पश्चिम में जो महामरुस्थल उसका नाम है थार, और थार मरुस्थल रेतीला है। और ऐसे मरुस्थल जहां पर रेत पाई जाए उन्हें हम रेगिस्तान के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर मैदान के दक्षिण में मैदान है। मैदान का जो दक्षिणी भाग है, तो मैदान के दक्षिणी भाग में कहा जा रहा है आपसे क्या है? तो मैदान का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में पठारी संरचना पाई जाती है। ये दक्षिणी भाग में कौन सी संरचना है? तो दक्षिणी भाग में जो संरचना है वो पठार है।
दक्षिणी भाग में जो संरचना है वो पठार है, ए मरुस्थल है। और कौन सा मरुस्थल है भारत में? तो आप कहेंगे भारत में सर जो मरुस्थल है इसका नाम है थार। और ए वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ए वाला क्षेत्र है मैदान। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये वाला क्षेत्र मैदान। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाता हूं मैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुज के आकार की है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी, मैं पढ़ा चुका हूं पिछले अध्याय में। इसके उत्तर पश्चिम भाग में, अच्छा ये बताइएगा उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है? दिशाओं वाला टॉपिक याद है ना, मानचित्र वाला। तो उत्तर पश्चिम मतलब ए उत्तर है, पश्चिम ए। तो पठार के उत्तर पश्चिम भाग में यहां पर विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक अरावली स्थित है। यहां पर कौन सी है? अरावली। याद रखना, एक कई बार ऐसे पूछ लेता है। हिमालय के दक्षिण में मैदान, और मैदान के दक्षिण में कौन? तो मैदान के दक्षिण में पठार। मैदान के दक्षिण में क्या है? तो मैदान के दक्षिण में पठार। और पठार की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उस पर कौन है? विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक अरावली है। कौन है? तो यहां पर विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक अरावली है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, विश्व की अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्यन एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। दो पर्वत हैं, एक का नाम विंध्याचल है और एक का नाम सतपुड़ा है। विंध्याचल पर्वत को भारत का विभाजक कहा जाता है। V4 विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत को भारत का विभाजक कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला भाग उत्तर भारत है और विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला भाग विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला भाग दक्षिण भारत है और विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला भाग उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला विंध्याचल है, इसलिए विंध्याचल पर्वत को हम भारत का विभाजक कहते हैं। और विंध्याचल के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, तो विंध्याचल के दक्षिण में एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर एक नदी प्रवाहित होती है, एक नदी प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम है नर्मदा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत का विभाजक किसे कहते हो, आप कहोगे विंध्याचल, लेकिन विंध्याचल ऑप्शन में नहीं है। या क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत का विभाजक, भारत का विभाजन करने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी? नदी अगर पूछे तो नर्मदा। भाई विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा है तो विंध्याचल पर्वत विभाजन करता है भारत का। अगर विंध्याचल ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर क्या करेंगे? आप करेंगे नर्मदा। भारत का विभाजक या तो विंध्याचल, और विंध्याचल अगर ऑप्शन में नहीं है तो नर्मदा नदी है। ठीक है, आइएगा। अच्छा, यहाँ पर एक नर्मदा नदी बहती है और एक और नदी है ताप्ती। और ताप्ती नदी कहाँ है? तो ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण बहती है यहाँ पर ताप्ती। तो एक T4 ताप्ती है, तापुर ताप्ती है। ठीक है, ताप्ती। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण नदियां एक नर्मदा और ताप्ती है। पश्चिम की ओर बहती हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती हैं, ज्वालामुख का निर्माण करती हैं और अरब सागर के खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती। ठीक है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट जो कि भ्रंशोत पर्वत है या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो दो पर्वत हैं यहां पर, एक पश्चिमी घाट है। ताप्ती नदी के मुहाने से प्रारंभ होता है पश्चिमी घाट। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक यहां तक एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला को आप पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। और इसी प्रकार एक पर्वत श्रृंखला पूर्वी किनारे पर फैली हुई है जो लगातार नहीं है बल्कि टूटी हुई है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट से या हिमाद्री से निकलने वाली नदियां आएंगी, अभी आगे है, यहां से नदी आएगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इन नदियों ने क्या कर दिया है? पूर्वी घाट को काट दिया। इसलिए पूर्वी घाट लगातार पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि टूटी हुई पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? टूटी हुई पर्वत श्रृंखला के रूप में है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्या कह रहा है देखिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, सह्याद्री है, और पूर्वी घाट पर क्या है? पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, एक समान रूप से फैला है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बनाया है। देखिएगा, ये है व्हाइट कलर से जो बनाया है पश्चिमी घाट है लगातार। और क्या कहा जा रहा है कि जबकि पूर्वी घाट
बीच बीच में टूटा हुआ है या असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की क्या पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। देखिएगा इस चित्र में भी कह रहा है, इस चित्र में देख लीजिएगा, ये पश्चिमी घाट है, लगातार पर्वत श्रृंखला के रूप में है, जबकि पूर्वी घाट टूट गया है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, पेन्नार, है ना, बह गई, ये सारी नदियां इस पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को काट चुकी हैं, विखंडित कर चुकी हैं। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे देखिएगा। ठीक है, तो इन जो भारत का दक्षिणी पठार है यानी प्रायद्वीपीय पठार है, ये बहुत सारे खनिज संसाधनों का भी भंडार है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। तो पश्चिमी घाट के किनारे जो समतल भूमि उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, और पूर्वी घाट के किनारे जो तटीय भूमि है, समतल भूमि, उसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय है और पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े है। अधिक चौड़े होने का कारण क्या है कि यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नदी आती है और नदी अपना क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टाओं के कारण ये भाग अधिक विस्तृत है। नदी अपने साथ जिस मिट्टी को बहाकर लाती है उसका नाम है जलोढ़। तो नदियों के डेल्टा, डेल्टा किसे कहते हैं सर, जब कोई नदी सागर या महासागर में गिरती है तो वह कई सारे भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो आकृति बनती है इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, और यहाँ पर व्यापक रूप से कृषि की जाती है। तो पश्चिमी घाट एक लगातार पर्वत श्रृंखला है, बारिश जरूर अधिक होती है, आते हुए मानसून दक्षिण पश्चिम, लेकिन कृषि की मात्रा कम है। एक पूर्वी घाट पर नदियां बहती हैं, अपने डेल्टाओं का निर्माण करते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में जलोढ़ मृदा होती है जो बड़ी उपजाऊ मृदा होती है। तो जिस कारण से यहाँ पर कृषि संबंधित कार्य अधिक मात्रा में किए जाते हैं। कहाँ, पूर्वी तटीय मैदान में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कहानी का क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, कई सारी नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में अपनी गिरती हैं और अपनी नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। उपजाऊ डेल्टा, डेल्टा में जो मिट्टी पाई जाएगी डेल्टाई क्षेत्र में वो जलोढ़ है, और जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा है, इसलिए डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इस मिट्टी का नाम जलोढ़ मृदा को ही हम डेल्टाई मृदा के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, है ना। और इसका नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति के अंतर्गत एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम सुंदरी है, जिसका नाम सुंदरी है, और सुंदरी के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। द्वीप का मतलब जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी है, और द्वीप समूह का मतलब जहां पर एक द्वीप ना हो, कई सारे द्वीप हो। तो जहां पर कई सारे द्वीप हो उसे द्वीप समूह कहते हैं। तो भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है ना। अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर मैं भारत का एक मानचित्र बनाऊं ऐसे आधा प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ पर अरब सागर है, और अरब सागर में भारत का जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। अरब सागर है और अरब सागर में भारत का जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है, अरब सागर में, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लक्षद्वीप। और यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर सर बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है इसका नाम क्या है, इसका नाम है A&N, अंडमान और निकोबार। क्या नाम है, A&N, अंडमान और निकोबार है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल समुद्र में पाए जाने वाले एक द्वीप होते हैं, सॉरी, प्रवाल समुद्र में पाए जाने वाले एक जीव होते हैं जिनका जो कवर होता है, खोल जो होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जब प्रवाल इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीपों को हम मूंगा द्वीप भी कहते हैं। प्रवाल द्वीपों को हम क्या कहते हैं, मूंगा द्वीप के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, बताइएगा अगर जानते हो। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपनी जान
बचाई थी और इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल समुद्री या सागरीय तरंगें हैं जो समुद्र तल पर भूकंप की ओर आती है। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है तट की ओर आने वाली सागरीय लहरें। तट की ओर आने वाली सागरीय लहरों को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। यहां पर देखिएगा, कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ लिखा है, क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। प्रवाल द्वीपों के द्वारा ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है और विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर के कोरल सागर में ऑस्ट्रेलिया के समीप है और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये आपका कौन सा टॉपिक था? ये आपका 7वें नंबर का टॉपिक था, हमारा देश भारत। कक्षा 6 की एनसीईआरटी का एकमात्र टॉपिक रह गया है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 रह गया है। आइएगा, जलवायु, वन्यजीव, प्राणी, इन सभी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। आगे बढ़ता हूं तो चैप्टर नंबर 8 की ओर हम, टॉपिक का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। वन्य प्राणी यानी वनों में रहने वाले जीव जंतु, इनको आप चाहे तो वन्य प्राणी कहिएगा, चाहे वन्य जीव कहिएगा। और मैं आपको एनवायरमेंट भी पढ़ाता हूं और कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी है वो पूरी की पूरी एनवायरमेंट पर बेस है। और मैंने आपको कई बार बताया है, वन्य जीव ऐसे जीव जो वनों में रहते हैं और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही भारत सरकार एक अधिनियम लेकर आई थी जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। याद आ रहा है ना? चलिएगा, तो ये अंतिम टॉपिक है क्लास 6 का, भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। यानी इसमें हम भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के ऊपर बातचीत करेंगे। आइएगा, बिना किसी देरी के उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। कभी आपने ऐसा देखा होगा कि आप सुबह जागे तो आपको हल्की हल्की सी ठंडक सी लग रही थी, शाम दोपहर आते आते आपको गर्मी लगने लगी और 2-3 बजे लगभग बारिश हो गई और पुनः रात में आपको ठंड लगने लगती है। तो आप कहेंगे, आपके मुंह से निकलता है, पता नहीं यार मौसम कैसा चल रहा है। कई बार यही सारी घटनाओं के कारण आपके गले में खरांचें होने लगती हैं और आप कहते हैं मौसम में परिवर्तन के कारण मेरे गले में खरांचें हो रही हैं। कई सारे लोगों को जब मौसम में परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी बरसात एक ही दिन में महसूस होने लगती हैं, तो कई सारे लोगों को बुखार आ जाता है, वायरल फीवर जिसको हम लोग कहते हैं। तो मौसम, एक शब्द में मौसम वायुमंडल की एक अल्पकाल की घटना है जो दिन प्रतिदिन और दिन में कई बार परिवर्तित हो सकती है। दिन प्रतिदिन और दिन में कई बार परिवर्तित हो सकती है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। विकिरण इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसी को हम यहां पर क्या कह रहे हैं? विकिरण कह रहे हैं, रेडिएशन कह रहे हैं। तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है किसमें? मौसम। तो मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो तापमान, वर्षा और सूर्य से आने वाला विकिरण है। कभी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो हमें गर्मी लगती है। तापमान, जिसको हम कहते हैं तापमान अधिक हो गया, कभी तापमान अधिक, तब कभी तापमान कम। और वर्षा तो एक किसी भी स्थान के मौसम को प्रभावित कर देते हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाई गर्मी है तो गर्मी में तो हम ऊनी वस्त्र पहनते नहीं है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों, कोल्ड ड्रिंक है ना, और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ नारियल पानी, जूस, इन सभी का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, अर्थात सर्दी का मौसम। और सर्दी के मौसम में ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं, जैसे मूंगफली खाना पसंद करते हैं लोग बाग सर्दियों में, है ना। मूंगफली के साथ साथ अलसी के तेल के लड्डू खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ चाय और कॉफी, इनका भी अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब गर्म मौसम होगा तो हम ठंडी चीजों को खाएंगे और जब ठंडा मौसम आएगा तो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम गर्म वस्तुओं को खाना प्रारंभ करते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं जिनसे हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो, गर्माहट पैदा हो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं।
सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। इसके पहले अध्याय जिसमें मैंने आपको अक्षांश देशांतर पृथ्वी गतियों के बारे में बात की थी, वहां पर मैंने बताया था भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, है ना। बसंत ऋतु थी, गर्मी थी, शीत ऋतु थी, शरद थी, हेमंत थी और शिशिर थी। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भारत में मुख्य रूप से जो मौसम पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। दिसंबर से फरवरी तक हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है और मार्च से मई तक गर्मी रहती है। जून से सितंबर तक भारत में मानसून आने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जब भारत में मानसून आता है तो इस मानसून को हम आता हुआ मानसून कहते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे और कक्षा 9 या 10 की एनसीईआरटी में भारत की जलवायु बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। आज भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता के जाऊंगा डिटेल में, ठीक है, बस बने रहिएगा आप साथ में। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा प्रारंभ होती है। जून से सितंबर तक भारत में मानसून आने लगता है। चूंकि इस मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है इसलिए हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आ रहा है इसलिए आता हुआ मानसून कहते हैं। और अक्टूबर से नवंबर में मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है। जब मानसून लौटता है तो उसकी दिशा उत्तर पूर्व होती है, इसलिए हम लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। एक कब होता है, शरद में होता है। देखो सर्दी और शरद अलग अलग है। अक्टूबर नवंबर जहां पर हमें ना ज्यादा सर्दी लगे ना ज्यादा गर्मी, शरद बोलते हैं उसे हम, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। शीत ऋतु, अब यहां पर बात हो रही है शीत ऋतु। आप खुद मुझे बताइएगा, इसके पिछले अध्याय में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ये हमारी पृथ्वी है। इसके पिछले अध्याय में मैंने आपसे बात की थी कि ये हमारी कौन है, हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी पर कई सारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताई थी। जैसे यहां पर विषुवत रेखा है, जैसे यहां पर कौन सी रेखा, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के बाद यहां पर कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा के बाद मैंने बताया था यहां पर एक रेखा है कर्क रेखा। और कर्क रेखा के बाद यहां पर कौन सी रेखा बताए थे आपको, मकर रेखा। कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बाद कौन सी रेखा है, मकर। तो यहां पर एक रेखा मैंने आपको बताई थी विषुवत है। विषुवत के बाद उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा होती है ना। और अगर मैं पिछली क्लास की चीजें आपको रिवाइज करा रहा हूं, याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। अब धीरे धीरे सूर्य की किरणें उत्तरायण होंगी। दिसंबर के बाद जनवरी में सूर्य की किरणें यहां आ जाएंगी। जनवरी के बाद फरवरी में सूर्य की किरणें यहां आ जाएंगी। और 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहां पहुंच जाएंगी, 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पहुंच जाएंगी। मार्च के बाद आगे बढ़ूंगा। मार्च के बाद अप्रैल में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। जैसी अप्रैल के माह में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम प्रारंभ हो जाएगा। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। याद आ रहा है। अप्रैल के बाद मई में सूर्य की किरणें यहां तक पहुंच जाती हैं और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पहुंचती हैं। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैंने आपको पढ़ा रखा है 21 जून जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पे पड़ती हैं, भयानक रूप से गर्मी प्रारंभ हो जाती, भयानक रूप से तापमान बढ़ जाता है। हमें ग्रीष्म ऋतु का अच्छा खासा अनुभव होने लगता है। भयानक रूप से गर्मी पड़ने लगती है, 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंचता है। तो जून में जब हमारे यहाँ गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। अब पूरी कहानी एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर है। जून के बाद लौटना प्रारंभ करेंगे। जून के बाद जुलाई में यहां पर आ जाएंगी। जून के बाद जुलाई में यहां आ जाएंगी। जुलाई के बाद यहां अगस्त, और अगस्त के बाद 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पुनः विषुवत रेखा पर आ जाएंगी। आपको याद होगा 21 मार्च यानी बसंत विषुव और 23 सितंबर यानी शरद विषुव। सितंबर के बाद अक्टूबर में सूर्य की किरणें यहां, नवंबर में यहां, और वापस 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर आ जाएंगी। अब थोड़ी सी इस कहानी को पढ़ लीजिए अगर इतना समझ में आ गया। देखो क्या कह रहा है, शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी देश में ठंडा मौसम तभी होगा, सर्दी का मौसम तभी होगा जब वहां पर सूर्य की सीधी किरणें ना पड़े। तो भारत में सूर्य की सीधी किरणें कब नहीं पड़ेंगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। तो इस समय भारत का तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा, है ना। और इस समय कहां पर सूर्य किरण है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध का टेम्परेचर अधिक रहेगा, वहां पर गर्मी, और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। चलिए, तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। कहां, कर्क रेखा पर, क्योंकि भारत के मध्य भाग से
कर्क रेखा गुजरती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म शुष्क हवाएं चलने लगती हैं और इन्हें लू कहा जाता है। याद रखना, लू एक गर्म हवाएं हैं जो धरातल के गर्म होने के परिणाम स्वरूप चलती हैं। आपने इनको अनुभव किया होगा, मई और जून के महीने में तेज धूल भरी आंधी चलती है जिसको सामान्यतः लू कहते हैं। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, लू केवल उत्तर भारत के मैदान में चलती है, दक्षिण भारत में नहीं चलती है। इसके पिछले वाले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीप है, अर्थात इसके तीनों ओर पानी है और पानी की यह विशेषता है कि यह देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। तो दक्षिण भारत की जलवायु पर समुद्र का समकारी प्रभाव रहने के कारण भी यहां पर तेज गर्म हवाएं नहीं चलती हैं। तेज गर्म हवाएं जिनको हम लू कहते हैं वो केवल उत्तर भारत में चलेंगे। एक लाइन में दोबारा से मैं समरी बता रहा हूं, अगर कोई पूछे दक्षिण भारत में तेज गर्म हवाएं क्यों नहीं चलती हैं, आप कहेंगे समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण, समुद्र के कारण, क्योंकि समुद्र का पानी ना गर्मियों में अधिक गर्म होता है ना सर्दियों में अधिक ठंडा होता है। यही कारण है कि जितने भी शहर समुद्र के किनारे हैं वहां पर गर्मियों में ना अधिक गर्मी पड़ेगी ना सर्दियों में अधिक सर्दी। मुंबई कभी जाइएगा आप, गोवा कभी जाइएगा, चेन्नई जाइए, कलकत्ता जाइए, ऐसे क्षेत्रों में जाइए जहां पर समुद्र हो, आप देखिएगा आप किसी भी मौसम में जाएंगे वहां पर एक समान वहां पर जलवायु पाई जाएगी। सलमान खान जून के महीने में भी सूट पहन के, कोट पहन के, जैकेट पहन के घूमते रहेंगे, क्योंकि ना वहां मुंबई है वो, और मुंबई में ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी, समुद्र का किनारा, समकारी जलवायु। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ रहा हूं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, भारत में जो मानसून प्रवेश करता है उस मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। याद रखना हमेशा। पवन जो होती है, पवन, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। पवन हमेशा कहां से कहां की ओर चलती हैं? पवन हमेशा, याद रखना, पवन हमेशा कहां से कहां की ओर चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। अब गुरुजी हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनते कैसे हैं? तो याद रखना कि ताप और दाब का एक दूसरे से विपरीत संबंध होता है। यानी कहने का मतलब है कि टेम्परेचर जब अधिक होगा तब प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, और जब कम प्रेशर होगा तो इसी को हम कहेंगे लो प्रेशर। और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर अधिक हो जाता है, और जब प्रेशर अधिक हो जाएगा तो इसी को हम क्या कहते हैं? हाई प्रेशर। पवनें कहां से कहां की ओर चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट समझिएगा, ये भारत का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है। भारत के तीन ओर क्या है? तो आप कहेंगे भारत के तीन ओर जल है। आप कहेंगे क्या? आप कहोगे भारत के तीन ओर क्या है? भारत के तीन ओर जल है। और मैंने अभी यही बताया है कि धरातल जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा। हमेशा याद रखना, स्थल गर्मी में अधिक गर्म, गर्मी में इसका टेम्परेचर अधिक रहेगा, और सर्दियों में इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? न्यूनतम रहेगा। तो गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा। जबकि पानी यानी जल गर्मियों में ना तो ज्यादा गर्म होगा और ना ही सर्दियों में ज्यादा क्या होगा? ना ही सर्दियों में ज्यादा ठंडा होगा। ये विशेषता है जल और स्थल की। तो अब समझने का प्रयास करिए। अगर मैं आपसे कहूं इस नियम के अनुसार, अगर मैं आपसे कहूं कि यह ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, गर्मी की बात हो रही है, तो गर्मी में धरातल का तापमान अधिक है और पानी का तापमान क्या है? पानी का तापमान कम है। आप कहोगे सर ऐसा समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अगले वर्ष 2026 में जब जून का महीना आए तो आप एक काम कीजिएगा, छत पर जाइएगा, एक बाल्टी में पानी लेकर, और पानी की बाल्टी ऐसी छत पे रख के सुबह जाइएगा और रख के बाल्टी पानी भाग आइएगा। 2 बजे के लगभग जाइएगा छत पर, एक हाथ आप अपना उस पानी में डिप करिएगा और दूसरा हाथ आप छत पे रखिएगा। आपको छत गर्म दिखाई देगी, महसूस होगी आपको गर्म। पानी आपको गर्म महसूस होगा, लेकिन केवल ऊपर का पानी गर्म है, नीचे का पानी अपेक्षाकृत ठंडा है। क्यों? क्योंकि ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा तो उस गर्म पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा। गर्म पानी का क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा, तो वाष्प बन के, जलवाष्प बन के वायुमंडल में चला जाएगा। नीचे अपेक्षाकृत ठंडा पानी ही रह जाएगा।
है ना। और धरातल दिन भर सूर्य की ऊष्मा को ग्रहण करेगा, इसलिए दिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे दोपहर का समय आएगा, वैसे वैसे ऊष्मा को ग्रहण करेगा। कब तक ऊष्मा को ग्रहण करेगा? जब तक इसकी क्षमता है, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा, धरातल ऊष्मा को अवशोषित करता रहता है। गर्मियों में आपने देखा होगा, आप जब गांव जाते होंगे, लाइट नहीं आ रही होती है, आप छत पर लेटते हैं, आपको गर्मी लगती है, माता जी कहती हैं छत पर थोड़ा सा पानी डाल लो, आप माता जी कहती हैं छत पर थोड़ा, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि छत तो गर्म है ही, लेकिन पानी जो दोपहर भर धूप में रखा रहा वो अपेक्षाकृत ठंडा हो गया, क्योंकि पानी की विशेषता है जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से ठंडा होगा। सॉरी, धरातल की विशेषता है जल्दी से गर्म, जल्दी से ठंडा। पानी ना तो जल्दी गर्म होगा, ना ही जल्दी ठंडा होगा, तो वो तो उतना ही गर्म था, धीरे धीरे वो ठंडा हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, माता जी के कहने पर छत पर पानी डाल देते हैं, और जैसे ही छत पर आप पानी डालते हैं, आप देखते होंगे खूब सारी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो धरातल ने जितनी भी ऊष्मा दिन भर में अब्जॉर्ब की थी, अवशोषित की थी, वो सारी की सारी ऊष्मा वो बाहर निकाल देगा, और 5 बजे आते, सुबह के 5 बजे तक धरातल खूब ठंडा हो जाएगा, और फिर से सूर्योदय होगा, फिर से धरातल गर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। यही प्रक्रिया होती है। तो अब यहां समझिएगा, गर्मी के मौसम में धरातल का तापमान अधिक है, इस नियम के अनुसार यदि तापमान अधिक है तो यहां पर लो प्रेशर बनेगा, और यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा, पानी में कौन सा प्रेशर बनेगा, पानी बन जाएगा हाई प्रेशर। अब इस नियम के अनुसार पवन कहां से कहां की ओर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो गर्मी के मौसम में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार से पवनें चलने लगती हैं। पवनें केवल यहां से ही नहीं चलेंगी, पवनें तो यहां से भी चलनी चाहिए। ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन यहां से जो ब्लू कलर से मैंने पवन बनाई है, इस ओर से भारत की ओर पवनें नहीं चलती। कारण यह है कि फेरल महोदय के अनुसार पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रहती है, घड़ी की सुई के अनुरूप। और इसके पिछले अध्याय में हम पढ़ा चुके हैं भारत का परिचय, भारत, हमारा देश भारत, मैं आपको पढ़ा चुका हूं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें कैसे चलेंगी, क्लॉकवाइज। तो आप बताइएगा, जो ग्रीन कलर से बनी है एक क्लॉकवाइज है, जो ब्लू कलर से बनी है वो क्लॉकवाइज है। तो आप कहोगे गुरुजी जो ग्रीन कलर से बनी है क्लॉकवाइज है, वेरी गुड। तो ये पवनें कौन सी हैं, एक क्लॉकवाइज है। तो इसी ओर से भारत में मानसून प्रवेश करेगा। हाँ, वर्षा वो बंगाल की खाड़ी से भी भारत में करता है, लेकिन मानसून इसी प्रकार से प्रवेश करेगा। चौथा चैप्टर था पैमाना दिशा, जिसमें मैंने बताया था आगे वाली कोई भी देश हो, आगे वाली दिशा पूरब, पीछे वाली पश्चिम, ऊपर वाली उत्तर और नीचे वाली दक्षिण। अब ये मानसून किस दिशा से प्रवेश कर रहा है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो बीच वाला भाग कौन हो गया, बीच वाला भाग हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। बीच वाला भाग कौन हो गया, तो ये बीच वाला भाग हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में आएगा तो ये वर्षा करेगा। इसी को आप आता हुआ मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इसी को आप क्या कहेंगे, इसी को आप कहोगे आता हुआ मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। अब यहां तक अगर मैं आया हूं आपको समझाते हुए, तो एक बात और समझ लीजिए, यहां पर एक शहर है मुंबई, और यहां पर भारत की राजधानी है दिल्ली। आप जरूर आपने सुना होगा दिल्ली में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली धरातल पर है, दिल्ली के चारों ओर जमीन है, धरातल है, समुद्र का किनारा नहीं है। और धरातल की स्थल की यह विशेषता है कि वो गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा होगा। यही कारण है कि दिल्ली में गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ेगी, जबकि मुंबई समुद्र के किनारे है और जल के किनारे है, समुद्र किनारे है, और जल की विशेषता है, ना तो वो गर्मियों में अधिक गर्म होगा, ना ही सर्दियों में अधिक ठंडा होगा। तो समकारी जलवायु पाई जाएगी। गाना ही बनाया था एक, गोवा वाले बीच पर बनाया ना, तो गोवा घूमने जाते हैं लोग बाग। अब देखते हैं, कभी कभी आपने देखा है कि गोवा अगर कोई गया हो और बढ़िया सूट वूट पहना हो, जैकेट वैकेट पहना हो, नहीं, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है वहां पर, समकारी जलवायु है, समुद्र का समकारी प्रभाव है वहां पर, समुद्र का प्रभाव है। समझ में आ गई? अब इसकी विपरीत प्रक्रिया भी होगी, कैसे होगी शीत ऋतु में समझाता हूं, पहले इसको समझ लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। मानसून आता है और आगे बढ़ता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। और याद रखना, वर्षा 4 प्रकार की होती है। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो पर्वतों के माध्यम से होती है, और पर्वतों के माध्यम से होने वाली वर्षा को हम माउंटेन रेन कहते हैं, अर्थात पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतों के द्वारा होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। मानसून आगे बढ़ेगा, मानसून आगे बढ़ रहा है, ठीक है।
ये मानसून ऐसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर केरल राज्य है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी, इन पहाड़ियों से मानसून टकराएगा, पर्याप्त मात्रा में नमी लिए। नमी सर कहां से आई ये भी बता दीजिए। अरे भाई टेम्परेचर, समुद्र का पानी कम कैसे, समुद्र का तापमान कम कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अभी बताया कि पानी जो गर्म हो जाएगा उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, जब वाष्पीकरण हो जाएगा तो कौन बन जाएंगे? बादल, और बादल हवा के साथ भारत की ओर आएंगे, नमी लेकर वो पवन, पवन में जब नमी आ जाती है तो उसे मानसूनी पवन कहते हैं। तो जब मानसूनी पवन भारत की ओर आएंगी तो पर्वतों से टकरा जाएंगी, नमी बहुत ज्यादा है, पर्वत से टकराएंगी, पर्वतों के ढाल पर क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। अब आगे जब पढ़ाऊंगा आगे की क्लासों में भारत की जलवायु है कक्षा 10 या 11 की एनसीईआरटी में, तो आप और अच्छे समझिएगा। यहाँ पर अभी बेस बना रहा हूं मैं आपका, ठीक है। चल आगे बढ़ता हूं मैं। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, ठीक है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। पहले हम मानसून के लौटने की प्रक्रिया को समझा देते हैं, मानसून के लौटने की प्रक्रिया को हम समझा देते हैं। चलिएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए इसी डायग्राम में। इसी डायग्राम में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा। ये ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, अब शीत ऋतु की बात हो रही है, शरद ऋतु की बात हो रही है। ये भारत हम बात कर रहे हैं, मानसून के लौटने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। हम शीत ऋतु की बात कर रहे हैं, जब मानसून लौटने लगता है। हम अक्टूबर से नवंबर की बात कर रहे हैं, मानसून के लौटने की प्रक्रिया शरद, शरद ऋतु की बात कर रहे हैं, शीत या शरद ऋतु की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। धरातल की यह विशेषता है कि वो जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है। तो शीत ऋतु में धरातल जल्दी से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, और पानी का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगा। किसके तापमान से? धरातल के तापमान से। आप कहोगे सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई, बिल्कुल आएगी। सर्दियों में आप नहाते होंगे, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप जरूर नहाते होंगे सर्दियों में। और सर्दियों में जब हम नहाते हैं तो आप ट्यूबवेल चलाते हैं, नलकूप चलाते हैं, पानी वहां से लेते हैं। तो शुरुआत में तो पानी आपको ठंडा लगता है, लेकिन जैसे ही आप वो पानी डालते हैं आपको पानी गर्म लगने लगता है, गर्म महसूस होने लगता है। सर्दियों में आप किसी तालाब में जाइएगा, कभी किसी नदी में नहाने जाइए, जैसे ही आप नदी में प्रवेश करते हैं आपको हु ठंड लग रही है, ऐसे करते हैं ना। लेकिन जैसे ही आप समुद्र में या किसी नदी में उतर जाते हैं, आप देखिएगा आपको बाहर निकलने का मन नहीं करता। आप कहते हो नहीं पानी ठीक है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म, क्योंकि आपका शरीर अपने आप को उस टेम्परेचर के अनुसार ढाल लिया है। तो और जैसे ही धरातल पर आप आएंगे आपको कपकपी लगने लगेगी, आपको कपकपी लगने लगेगी, है ना। तो पानी जल्दी से गर्म होता है और धरातल जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से ठंडा, जबकि पानी ना तो गर्म होगा जल्दी से और ना ही जल्दी से ठंडा। तो शीत ऋतु में यहाँ का तापमान कम रहेगा, जबकि पानी का टेम्परेचर अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। किसके तापमान से? धरातल के तापमान से। अब उस नियम के अनुसार जहां पर तापमान अधिक कम है वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, और जहां पर तापमान अधिक है वहां पर कौन सा प्रेशर बन जाएगा? वहां पर लो प्रेशर। तो जहां पर टेम्परेचर अधिक है वहां पर लो प्रेशर, और जहां पर तापमान कम है वहां पर कौन सा? हाई प्रेशर। पवने कहां से कहां की ओर चलेंगे? तो आप कहोगे पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, तो पवने इस प्रकार से चलने लगेंगे। ये मानसून भारत से लौट रहा है, जब ये मानसून भारत से लौटेगा तो इसी मानसून को हम लौटता हुआ मानसून कहेंगे। और जब ये मानसून, अब बताइएगा आप, ये मानसून भारत से लौटेगा जरूर। फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो ए वाला क्लॉकवाइज है या ए वाला? तो आप कहोगे सर ए वाला क्लॉकवाइज है, ऐसे चलती है, या ये क्लॉकवाइज? ऐसा तो नहीं होगा, क्लॉकवाइज ऐसा होता है पूरा। तो इस ओर मानसूनी पवनें जब चलने लगती हैं तो यहां से जब मानसूनी पवन यहां पर आती है तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में क्या कर देती है? वर्षा। यही कारण है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से जब वर्षा होती है तो यहीं पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु की राजधानी स्थित है जिसका नाम है चेन्नई, और चेन्नई में शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण चेन्नई में शीत ऋतु में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। चेन्नई में शीत ऋतु में क्या आ जाएगी? चेन्नई में आप कहेंगे शीत ऋतु में सर बाढ़ आ जाती है। दैट्स ऑल, ठीक है। आइएगा, ये भारत की जलवायु आगे आपको मिलेगा कक्षा 10 या 11 की एनसीईआरटी में। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और मैं इसको आपको 2 दिन में समझाऊंगा, कम से कम 2 दिन में, बहुत बढ़िया। अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें कि सर आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, मैं पिछले 8 वर्षों से इसी संस्थान में
भूगोल विषय पर्यावरण और यूपीजी के पढ़ा रहा हूं। अगर आप पूरे भूगोल में मुझसे कहेंगे सर सबसे अच्छा टॉपिक आपका इंडियन ज्योग्राफी में, तो मैं कहूंगा इंडियन ज्योग्राफी में सबसे बढ़िया टॉपिक भारत की जलवायु मुझे पसंद है, क्योंकि इसको समझाने में मजा आता है ना। और अगर आप कहेंगे पूरे भूगोल में कौन सा टॉपिक है सर जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो हमारा वायुमंडल, जिसमें हम पवन, चक्रवात, हिम यानी वर्षा, और वर्षा के साथ साथ आर्द्रता, वाष्पीकरण, संघनन, इन सभी संवहन, इन संचालन क्या होता है, इन सभी प्रक्रियाओं को समझाते हैं, बड़ा मजा आता है। क्योंकि इसके उदाहरण मैंने कुछ ऐसे बनाए हैं ना कि अगर आप वास्तव में पढ़ेंगे, मैं पूरी की पूरी 80% ज्योग्राफी आपके किचन से चला दूंगा। यानी आपको अगर अपनी किचन का, अपनी रसोई घर का अगर थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, तो पूरा का पूरा वायुमंडल, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर आपकी पूरी किचन पर आधारित है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो अभी आगे मौका मिलेगा, भविष्य में मौका मिलेगा, जरूर देखिएगा। और बस पूरी सीरीज में, पूरी चैप्टर में, पूरी किताब में मैंने कहीं आपको नहीं बोला, यहां बोल रहा हूं। कृपया बिल्कुल आपसे मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इसको मैं तन्मयता के साथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसको मैं तभी आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा जब आप सभी का मुझे प्यार मिलेगा, आप सभी का मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो प्यारे प्यारे से कमेंट्स, है ना, आप वो कैसी लगी श्रृंखला जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि हम और आपके लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं आगे चलकर। मैं इससे पूरी एनसीईआरटी, क्लास 6 की एनसीईआरटी आज मैं समाप्त कर रहा हूं, है ना। इससे संबंधित जो भी 100, 200, 500 जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको वो भी करा दूंगा। बस आपसे प्यार, सहयोग की अपेक्षा रखता हूं मैं। अच्छे से मैंने आपको कंटिन्यू ये पढ़ाया है, तो जरूर इतना मेरा ये आपके ऊपर इतना मेरा अधिकार है कि आप जरूर प्यारे से कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और जहां तक आप पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाएं। ये निःशुल्क क्लास है भूगोल में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप 3 क्लास के मुझसे भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, 6, 7, 8, आपको भूगोल से मैं प्रेम करा दूंगा। आपने जीएस का आपने कोई भी विषय पढ़ा हो जीएस का, लेकिन आपका भूगोल उन विषयों में टॉप विषय होगा। हो सकता है कि सेकंड टॉप हो जाए, लेकिन टॉप तो आएगा ही आएगा, है ना। सेकंड टॉप या टॉप आपका रहेगा ही रहेगा। भूगोल इस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। बस आपसे प्यार और सहयोग की भावना में रखता हूं, ठीक है। आइएगा, आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां पर एक शब्द और लिखा है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा। किसी भी स्थान पर मौसम की औसत को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु वायुमंडल की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है जो 50 या उससे अधिक वर्षों में बदलती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कैसे पता सर? क्योंकि भारत में अधिकांश समय तक गर्मी का मौसम रहता। औसत मैं कह रहा हूं कि 12 महीने होते हैं। मैंने कहा कि 12 माह होते हैं, 12 माह में से भारत में 8 माह तक गर्मी रहती है। तो आप कहेंगे भारत का मौसम गर्म है। अब गर्म ना कहकर इसी को कहा गया भारत की जलवायु कैसी, उष्ण है। तो हम किसी भी स्थान, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी राज्य की जलवायु कैसी है, ये हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? वहां के मौसम के आधार पर। तो मौसम की औसत दशा को ही क्या कहा जाता है? जलवायु। यह वायुमंडल की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लंबे समय की प्रक्रिया है, जो 50 या उससे अधिक वर्षों में क्या होती है? परिवर्तित होती है। आइएगा, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी जलवायु क्या होती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी भी कहते हैं। मानसूनी जलवायु का मतलब है कि एक निश्चित मौसम में, एक निश्चित समय में, सॉरी, मानसूनी जलवायु का मतलब है एक निश्चित समय के बाद मौसम में क्या होने लगे? परिवर्तन होने लगे, तो उसी को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर, देखो ये नहीं लिखा है स्पष्ट तौर, मोटे तौर पर हम मानसूनी जलवायु कहते हैं, या कह सकते हैं। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। अरबी भाषा का एक शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय है। भारत उष्णकटिबंध में है। सर उष्णकटिबंध क्या होता है? तो ये हमारी पृथ्वी है, यहां पर एक रेखा है मकर रेखा, और यहां पर एक रेखा है कर्क रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। और अगर मैं आपको इसके पिछले अध्याय में पढ़ाया हूं, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग, कर्क रेखा के नीचे वाला जो भारत है वो उष्णकटिबंध में है, कर्क रेखा के ऊपर वाला उपोष्णकटिबंध में है। लेकिन हम तब भी, भारत में लंबे समय तक गर्मी रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है या मानसूनी प्रकार की है। तो भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है।
मानसूनी पवन ऐसी पवन है जो ऋतु में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दे। मानसून या मौसम, मौसम आपने गाना सुना होगा बॉलीवुड का, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे मेरे यार, बदल ना जाना मौसम की तरह। मौसम बदल सकता है, तो जैसे ही मौसम बदलेगा वैसी पवन अपनी दिशा में परिवर्तन कर देगी, इसलिए इनका नाम हो गया मानसूनी पवन या मानसूनी जलवायु। मानसूनी पवन या मानसूनी जलवायु, मानसूनी पवन, है ना। तो मौसम में परिवर्तन जहां पर होगा, और मौसम में परिवर्तन किस कारण होगा, मानसूनी पवनों कारण। इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु या उष्ण जलवायु नाम से संबोधित करते हैं। उष्ण जलवायु भी कहते हैं क्योंकि लंबे समय तक भारत में गर्मी पड़ती है, ठीक है, याद रखना। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। जाहिर सी बात है, भारत में कृषि जो है वर्षा, जहां वर्षा अगर अच्छी हो जाएगी तो कृषि अच्छी होगी, वर्षा अच्छी नहीं हो पाएगी तो कृषि अच्छी नहीं होगी। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच, उच्चावच मतलब ऊंचाई, है ना, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक संरचना, पर्वत पठार मैदान, इन पर निर्भर करती है। भारत की स्थिति कहां पर है, तो भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। भारत कहां है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट एन से प्रारंभ होता है। अगर ये 8 है तो इसके नीचे कहीं 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 0 डिग्री होगा। तो भारत 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में है, इसलिए यहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिस कारण से यहाँ की जलवायु गर्म रहती है, ठीक है। ऊंचाई, मैंने आपको ये भी बताया है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी, और तापमान में कमी आने के साथ वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी का मतलब क्या है, ये भारत है। समुद्र के किनारे समकारी जलवायु है। समुद्र के किनारे समकारी जलवायु, ना जाना सर्दी ना जाना गर्मी, लेकिन जैसे जैसे समुद्र से आप अंदर की ओर बढ़ते जाएंगे आपको तापमान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यही वो मैं फिर से यहीं पर आपको बता सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं मुंबई और दिल्ली का, कि मुंबई समुद्र के किनारे इसलिए समकारी जलवायु, और दिल्ली धरातल पर है इसलिए वहां पर गर्म जलवायु, है ना। अधिकांश समय तक वहां पर गर्मियों में गर्मी पड़ेगी और सर्दियों में सर्दी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी स्थान की जलवायु को ऊंचाई, उच्चावच, समुद्र से दूरी, है ना, आदि चीजें भी प्रभावित करती है। जैसे ऊंचाई के बारे में एक पॉइंट में और समझाता हूं, आगे मिलेगा। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है, फिर भी आगरा का तापमान अधिक और दार्जिलिंग का तापमान कम रहता है। एक ही लैटिट्यूड, एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है दार्जिलिंग और आगरा, और आगरा चूंकि मैदान में है, ऊंचाई कम है, तो मैदानी क्षेत्रों में तापमान अधिक है, और दार्जिलिंग पहाड़ी पर है। दार्जिलिंग चाहे 2004 में यही टैग मिला था, तो पहाड़ी है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आती है, वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी। और कितनी ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसी को सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। तो उच्चावच आदि कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म है। गर्म क्यों है, रेगिस्तान में स्थित है ना, मैदानी क्षेत्र में स्थित है। जबकि जम्मू और कश्मीर में स्थित द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड होती है। तो जम्मू कश्मीर और कारगिल कहां है, पहाड़ी क्षेत्रों पर है, पहाड़ी क्षेत्रों पर है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर है। और जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे तापमान में कमी होगी। 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई में तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मध्यम का मतलब समकारी है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है, वर्षा भी अधिक होती है। मुंबई में आप देखते हैं जब वर्षा ऋतु आती है तो मुंबई में जो अंबानी जी हैं उनके घर को ढका जाता है। मुंबई में अधिक बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाती है, अधिक आर्द्र होते हैं, क्योंकि जलवायु मानसूनी पवनें आती हैं, पश्चिमी घाट पर टकराती हैं और खूब सारी वर्षा कर देती हैं। आगे मिलेगा आपको ये जलवायु पढ़ने को। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानसरोवर में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। इसका कारण क्या है, इसका कारण बहुत सारे हैं। मेघालय मेघ प्लस आलय, मेघ प्लस, जैसे पिछले अध्याय में पढ़ा था, हिम प्लस आलय, हिम मतलब हिमालय, हिमालय हिम का मतलब बर्फ है, आलय का मतलब घर, बर्फ जहां पर ढकी रहे, जो क्षेत्र बर्फीले रहे, जहां पर लंबे समय तक बर्फ रहे तो उसे हिमालय कहा। मेघालय जहां पर लंबे समय तक बादल रहते हैं, मेघ रहते हैं। तो
मेघालय की स्थिति कुछ ऐसी है कि जब मानसून आता है तो मेघालय की गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों से टकराता है, आगे बढ़ता है, हिमालय मिल जाता है। हिमालय इस मानसून को आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए हिमालय को पहरेदार या संतरी कहा जाता है। पिछले अध्याय में मैंने पढ़ाया है, हिमालय संतरी है ना। तो जब मानसून आगे नहीं बढ़ेगा तो वर्षा करता रहेगा। जबकि जैसलमेर में मानसून जब पहुंचता है तो बहुत ज्यादा शुष्क हो जाता है, और बहुत ज्यादा शुष्क हो जाने के कारण वो वर्षा ही नहीं कर पाता है। ठीक है, चल आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो यहां तक बात थी जलवायु की। अब प्राकृतिक वनस्पति, सबसे पहली बात तो है प्राकृतिक वनस्पति, ऐसी वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से उगाई जाए, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो ऐसी वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब वनस्पति का मतलब, वेजिटेशन का मतलब क्या है? तो वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे, लताएं, घास फूस, झाड़ी, है ना, इन सभी को सम्मिलित रूप से शामिल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं झाड़ी वाली परत है, तरुण वृक्ष है ना, तो बितान है, उद्गमी परत है, तो इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? इन सभी को सम्मिलित रूप से हम वनस्पति कहते हैं। देखिएगा, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप पौधे, पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष हैं जिनमें से कुछ के बहुत शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, जैसे नीम है, आम है, पीपल है, बरगद है। तो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल है, घास है, झाड़ियां हैं। पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो। बरसात होगी, बरसात होगी, खेतों में बरसात होगी, है ना, बरसात हुई तो बरसात में आप देखते होंगे जहां तक आपकी नजरें जा रही है आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है, उन्हें आप पौधे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है वो, जहां पर मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये जो वनस्पतियां हैं ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जाहिर सी बात है, जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहां पर वनस्पति अधिक होगी। मैं आपसे कहूं आपके पास 2 गमले हैं, मैंने हमेशा ही उदाहरण दिया आपको। आपसे मैं कहूं 2 गमले हैं, इस गमले में हम प्रतिदिन पानी डालते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन पानी डालते हैं। इस गमले में कभी किसी ने पानी नहीं डाला, तो किस गमले में वनस्पतियां पाई जाएंगी? घास फूस इस गमले में जिसमें हम पानी डालते हैं, और जहां पर पानी नहीं डालते हैं वहां पर वनस्पति नहीं है। आपको बरसात के मौसम में ही चारों ओर हरियाली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि बरसात के मौसम में जैसे ही धरातल को जल की प्राप्ति होती है, कई सारी वनस्पतियों का विकास हो जाता है, कई सारी वनस्पतियों का विकास हो जाता है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु में भिन्नता है भारत देश में, कहीं पर सर्दी है, अभी पढ़ा आपने, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर बरसात है। तो अलग अलग प्रकार की जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों? हमें वनों की आवश्यकता क्यों? 1 मिनट रुकेंगे, पानी पी लूं मैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों? देखिएगा क्या कह रहा है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिनसे हम सांस ले पाते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। कहीं पर अगर मृदा अपरदन जानना हो रहा है, अपरदन मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। किसके कारण हो सकता है? मैं पढ़ा चुका हूं, हवा जल और हिमानी के द्वारा। तो यदि किसी क्षेत्र में तेज गति से पानी प्रवाहित होता है, मिट्टी का कटाव कर रहा है, तो यदि उस स्थान पर हम अधिक मात्रा में वृक्षारोपण कर देंगे तो वृक्ष क्या करते हैं? मिट्टी को बांध के रखते हैं। वृक्ष की जड़ें मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिससे अपरदन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अपरदन जो कटाव हो रहा है वो कटाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को क्या करती हैं? रोकती हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद आदि प्राप्त होता है। इन्हीं को सामान्य रूप से हम वन उत्पाद भी कह सकते हैं। वन उत्पाद, वनों से मिलने वाले उत्पाद को वन उत्पाद कहते हैं। वन वन्यजीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वनों में ही वन्यजीव रहते हैं, वाइल्ड लाइफ इंग्लिश में बोलते हैं। एक वन्यजीव होते हैं, घरेलू जीव होते हैं। घरेलू जीव हमारे घरों में पाए जाएंगे और वन्यजीव वनों में पाए जाएंगे। ठीक है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है।
वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है वन महोत्सव। के वन महोत्सव किसकी सिफारिश पर चलाया गया था? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर चलाया गया था। कमेंट करके मुझे बताना कब से, है ना। वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हम हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा एक पेड़ है और ये पेड़ किस प्रकार मिट्टी को बांधे हुए, मिट्टी को बांधना जिसके कारण क्या हो, जिसके कारण कटाव ना हो। आप पेड़ से देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, शहद मिल रही है, हनी मिल रही है, फल मिल रहे हैं, गोंद मिल रही है, लाख मिल रही है। वन्य जीवों को यहाँ पर कई सारे पक्षी अपना घोंसला बनाए होंगे, है ना। वन्य जीवों का एक प्राकृतिक आवास है, धूप होती होगी तो इसी के नीचे आकर बैठ जाते हैं। कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो इनके तने को खोखला करके उसमें घर बना लेते हैं। कई सारे वनों को हम काटते हैं जिससे हमें इमारती लकड़ी मिलती है, जिससे हम इमारत अपने घर का निर्माण कराते हैं। रबड़ की प्राप्ति होती है, रेजिन की प्राप्ति, हम फर्नीचर बना सकते हैं, खेल के सामान बना सकते हैं, ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, पशुओं के लिए चारा मिलता है। आप अगर मिट्टी का घर बना रहे हैं तो उसके लिए घास फूस मिल जाती है, कई प्रकार की औषधियां मिलती हैं। जैसे एक वनस्पति, एक वृक्ष होता है सिनकोना के वृक्ष, जो कि इंडोनेशिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उन्हें उसकी जो छाल है वो मलेरिया उपचार की सबसे बढ़िया दवा बनती है उससे, जिसका नाम होता है कुनैन। तो वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इतनी सारी चीजें वनों से हमें प्राप्त हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। और वन क्या करते हैं, जो प्रदूषणकारी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उनको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इस बार की आरओईआरओ 2025 में आरओईआरओ की परीक्षा पूछा गया था, किसी भी क्षेत्र में वर्षा को नियंत्रित कौन करता है? वन, वृक्ष, वृक्ष करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अब वन्य प्राणियों की बात हो रही है। वन्य प्राणी किसे कहते हैं सर? वनों में रहने वाले प्राणियों को हम वन्य प्राणी कहते हैं। देखिएगा, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, रेंग कर चलने वाले जीवों को हम सरीसृप कहते हैं। उभयचर पक्षी, स्तनधारी कीट तथा कृमियों का यहाँ पर निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। आपको बताना है बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में कब मान्यता दी गई। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं और एशियाई शेर के संरक्षण के लिए 1972 में गिर सिंह परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, हाथी तथा एक सिंह वाला गैंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। असम के जंगल में मानस काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्राकृतिक आश्रय स्थल माने गए। ठीक है, हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। पेरियार अभ्यारण्य बड़ा प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ केरल में पाया जाता है। कई बार पूछा गया है जंगली गधा भारत में कहां देखने को मिलता है, तो कच्छ का रण यानी गिर राष्ट्रीय पार्क में देखने को मिलते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर है, सियार है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल है, ये भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो कुछ मुख्य यहाँ पर है, इनको आपको याद रखना है। जैसे एक सिंह पूंछ वाला बंदर पूछा जाता है। मकौक बंदर कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के जंगलों में पाया जाता है, बड़ा प्रसिद्ध है, पूछा गया क्वेश्चन। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया, ये आपको मुझे बताना है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। जैसे भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है, बड़ा महत्वपूर्ण है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी कई सारे पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण और पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जिसको शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पक्षियों का प्राकृतिक निवास स्थान होता है। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं या वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं या पक्षी विहार होते हैं, वो क्या करते हैं, शिकारियों से पक्षियों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। क्या आपने अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तोता है, मैना है, कबूतर है ना, बतख है, चील है, गिद्ध है, बाज है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां होती है। इनमें कोबरा और करैत प्रमुख है। भारत में वैसे 4 सांपों की प्रजातियां पाई जाती है। नाग पाया जाता है, कोबरा पाया जाता है, कुवैत पाया जाता है ना। तो यहाँ पर 2 लिखा है, कोबरा और करैत, कोबरा और करैत। ठीक है,
कुवैत नहीं, शायद मैं कुवैत बोल रही हूँ, करैत, उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। कितने राष्ट्रीय पार्क हैं वर्तमान समय में नेशनल पार्क? 107 है। पहला कौन सा है? तो जिम कार्बेट है, जिसका नाम का सबसे पहले जब स्थापना हुई तो हैली नाम था, फिर जिम कार्बेट, वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय पार्क है। बहुत सारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वर्तमान भारत में। सरकार ने हाथी तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की थी और हस्ती परियोजना यानी हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ की थी, है ना। जैसी परियोजनाओं को भी शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम मानचित्र पर उनकी स्थिति के अनुसार बता सकते हैं? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से मना कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, पूछा जाता है ना। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को हम संरक्षित रखने के लिए जागरूकता ला सके। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? कुछ पक्षी, पिंटेल बत्तख, करलियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंग, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है और जैसे ही भारत में सर्दी ऋतु, शीत ऋतु पड़ना प्रारंभ होती है, वापस लौट जाते हैं। तो प्रवासी पक्षी ऐसे पक्षी जो एक निश्चित ऋतु में भारत में आते हैं और कुछ समय के बाद अपने देश को वापस लौट जाते हैं, जहां हमारे यहाँ सर्दी, जैसे सर्द जहां हमारे देश में सर्दी पड़ने लगती है, जैसे साइबेरियन पक्षी। आप देखते हैं जब बरसात का मौसम होता है भारत में तो ये बड़ी संख्या में भारत में आते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में जैसी बारिश होती है, वनस्पतियों का विकास होता है, कई सारी प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, उन पर कई सारे जीव जंतु आश्रित हो जाते हैं और जब ये आते हैं तो उन्हीं को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और जैसे हमारे देश में ठंडी का मौसम प्रारंभ होता है तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं या जो कीट पतंगे गायब होने लगते हैं, तो भोजन का अभाव होने के कारण वापस अपने देश को लौट जाते हैं। तो ऐसे पक्षी जो एक निश्चित मौसम में आए और एक निश्चित मौसम में अपने देश को वापस लौट जाए, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां तक कक्षा 6 की एनसीईआरटी को मैंने समाप्त कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने इसको पूरा देखा, है ना। और अगर आपने देखा है, आपको मेरे विचार, आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, जरूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है। कुछ समय के बाद मैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी या तो आपको मैं 2 चॉइस देता हूं, या तो आप लाइव पढ़ लीजिएगा, जैसा भी आप लोग बहुमत देंगे। अगर आपको लाइव पढ़ना हो तो मैं लाइव आके पढ़ा दूंगा, है ना, प्रत्येक दिन एक चैप्टर लेकर वैसे पढ़ा दूंगा। या अगर आपको ऐसे ही पढ़नी है कि सर आप पूरी एक बार में पूरी एनसीईआरटी क्लास 7 की भी समाप्त कर दीजिएगा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। जैसा आप चाहें वैसा आप जरूर बताइएगा। बस आपसे मेरी 2 ही अपेक्षा है। पहले, आप बढ़िया से ईमानदारी से पढ़िएगा इस सीरीज को। दूसरी, जितना से जितना आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल करिएगा। आपका ये भाई, आपका ये अध्यापक आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ मेरी भी एक्सपेक्टेशन होंगे, कुछ मैं भी चाहत होगी मेरी कि मेरे विद्यार्थी भी मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को गंभीरता के साथ लें और थोड़ा सा सहयोग करें इस श्रृंखला को ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिन्हें वास्तव में इस विषय के बारे में भ्रम है कि बहुत कठिन विषय है। ये बहुत आसान विषय है, बस आपको एक बढ़िया सोच के साथ पढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए, एक अच्छा गाइडर चाहिए, एक अच्छा अध्यापक चाहिए जो आपको बढ़िया से चीजों को समझा सके। ठीक है, तो आज मेरे द्वारा इतना ही। धन्यवाद। मुलाकात आपसे आगे होती रहेगी। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार, आज यहीं तक। धन्यवाद।